Assalamu alaikum my dear students. Today we will discuss another chapter of your physiology, that is elimination of nitrogenous wastes. Elimination of nitrogenous wastes, जिसको आप लिख सकते हैं बेटा एक्सक्रीटरी, और यू कैन राइट एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक, जिसको आप लिख सकते हैं बेटा कौन सा सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं होमियोस्टैसिस। ये क्या है? हमें बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं होमियोस्टैसिस। यानी बच्चों आप लिख सकते हैं टू मेंटेन इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं बेटा? होमियोस्टैसिस। यू नो दैट बच्चों, हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें बॉडी के बाहर निकालने पड़ते हैं। उन वाले प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। पहले मैं वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करूंगा बेटा। अगर मैं यहाँ मैं लिखूंगा बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स। यू नो दैट बेटा कि हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के, यानी इनके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी जिनके अंदर नाइट्रोजन होगा, और दूसरे को हम बोलते हैं बेटा नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। दूसरे को हम कहते हैं बेटा नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। पहले हम बात करेंगे किन की बेटा? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अगर मैं बोलूंगा इनमें आता है अमोनिया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है इसलिए बोलेंगे हम नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। दूसरे को हम बोलेंगे यूरिया, और तीसरे को हम बोलेंगे यूरिक एसिड। व्हाट आर दे नाउ? दे आर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे बेटा, नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स में आता है नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, एक्सेस वाटर आता है, जो वाटर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, मगर उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है बेटा, इसलिए हम उसको बोलेंगे नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। तीसरा आता है बेटा ड्रग्स आते हैं बेटा। यू नो दैट एक्सेस वाइटामिन आते हैं बेटा। यू नो दैट बेटा एक्सेस वाइटामिन आते हैं, पिगमेंट्स आते हैं, और ये सारे के सारे जो होते हैं बेटा दे आर ऑल नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब बात आती है बेटा नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन्हीं की एलिमिनेशन को हमें आज डिस्कस करना है। मगर हम बोलेंगे क्या बच्चों ये बॉडी में रहने चाहिए या बॉडी से बाहर निकलने चाहिए? दे शुड बी एलिमिनेटेड। आपके टेक्स्ट ने ये पॉइंट लिखा है दी सबस्टेंसेस, आप भी लिखो बच्चों दी सबस्टेंसेस have to be eliminated from the body. Have to be eliminated from the body. Are you getting me बेटा? यानी ये वाले सबस्टेंसेस जो होंगे, यानी चाहे नाइट्रोजिनस होंगे चाहे नॉन नाइट्रोजिनस होंगे बेटा, they must be, यानी दे सबस्टेंसेस have to be eliminated from the body. अब बात करेंगे बेटा इनकी जो बहुत खतरनाक होते हैं, इनकी बात करेंगे हम। देखो बच्चों, मैं डिफरेंसेस पहले इनकी डिस्कस करूंगा बेटा, और आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
मैं लिखूंगा एक साइड से अमोनिया और दूसरी साइड से एक लाइन मारूंगा बेटा, फिर लिखूंगा यूरिया और फिर एक लाइन मारूंगा, फिर लिखूंगा यूरिक एसिड। जो एनिमल्स अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, उन वाले एनिमल्स को हम कहते हैं अमोनोटेलिक। व्हाट आर अमोनोटेलिक? अमोनोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे एनिमल्स है जो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। कुछ ऐसे होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एलिमिनेट करते हैं अपने नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट को, उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरियोटेलिक। जो एनिमल्स एक्सक्रीट करेंगे अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलेंगे बेटा? यूरिकोटेलिक। और पहले वाले को बोलेंगे अमोनोटेलिक, दूसरे को हम बोलेंगे यूरियोटेलिक और तीसरे को हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। इस फिनोमेना को हम, इस प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनोटेलिज्म। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म। ठीक है ना बच्चों? ओके। इस अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए हमें बॉडी में बहुत पानी चाहिए, यानी जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत पानी चाहिए। वो हम यहाँ लिखेंगे प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। आर यू गेटिंग मी? प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। लेकिन जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको थोड़ा पानी कम चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, हम लिखेंगे लेस वाटर इज रिक्वायर्ड। और जो एक्सक्रीट करेंगे यूरिक एसिड उनको बहुत कम पानी चाहिए, लीस्ट वाटर इज रिक्वायर्ड। फॉर व्हाट? फॉर एलिमिनेशन। क्लियर? तो अगर हम देखेंगे बेटा और कुछ डिफरेंसेस में समझाऊंगा बेटा। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें पानी कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए कम चाहिए और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए हमें। ये लेकिन बहुत टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक, ये खतरनाक होता है, ये बॉडी में नहीं रहना चाहिए। ये होता है लेस टॉक्सिक और ये होता है बेटा लीस्ट टॉक्सिक, ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। आर यू गेटिंग मी? यानी ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है? अमोनिया, और उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड। इसको बनाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। वी कैन से दैट प्लेंटी ऑफ एनर्जी। इसको अमोनिया को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, मगर एज कंपेयर टू यूरिक एसिड कम एनर्जी चाहिए। मैं ऐसे लिखूंगा लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट इज एलिमिनेशन। वी कैन से दैट इसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए। वी कैन से दैट मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक, रिक्वायर्ड। और इसके लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, इसके लिए ज़्यादा, और इसके लिए वी कैन से दैट मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। मैक्सिमम एनर्जी क्या चाहिए हमें? इसके लिए हमें
इसको रिमूवल के लिए, इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। किसको? यूरिक एसिड को। क्लियर बेटा? तो वी कैन से दैट ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस। वी कैन से दैट जो मोनोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है या यूरिकोटेलिक होता है बेटा। ये अमोनिया बनता कहाँ है? ये बनता है बेटा लिवर में। लिवर में ये बनता है, यानी फॉर्मड इन लिवर। यूरिया कहाँ बनता है? ये भी लिवर में ही बनता है, ठीक। और यूरिक एसिड कहाँ बनता है? ये भी लिवर में बनता है। मगर बच्चों जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको यूरिक एसिड बनता है मालफिजन ट्यूब्यूल्स। वो वी कैन से दैट इन इंसेक्ट्स it is formed in कहाँ पे? in Malpighian tubules. Are you getting me बेटा? It is formed in Malpighian tubules. Clear? किन में? इंसेक्ट्स में। बाकी जो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को बनाते हैं उनको ये कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। क्लियर बेटा? अब कुछ एग्जाम्पल्स है कि मतलब अमोनिया कौन बनाता है और यूरिया कौन बनाता है और यूरिक एसिड कौन बनाता है। अगर हम एनिमल टेक्सोनॉमी पे नज़र मारेंगे बेटा तो हम एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे प्रोटोजुआ। एग्जाम्पल्स में आएगा बेटा प्रोटोजुआ, ठीक है बेटा। पॉरीफेरा, ठीक। सीलेंट्रेटा, आर यू गेटिंग मी? अच्छा, इसमें आएगा फ्रेश वाटर बोनी फिशेस, आर यू गेटिंग मी? दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स जो क्या करते हैं, जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब बात आती है बेटा यूरिया में हम आते हैं मैमल्स। ये इंपॉर्टेंट है, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। क्लियर? इसमें आते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है ना बच्चों? कार्टिलेजिनस फिशेस, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। इसमें कौन आता है? अभी मैंने बोला इंसेक्ट्स आता है बेटा, इसमें रेप्टाइल्स आते हैं इसमें, और बर्ड्स आते हैं इसमें। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स को बच्चों हमें ये समझ आया कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में क्या क्या फर्क है बेटा। और नाउ हमारा और एक टॉपिक है बेटा, दैट इज मैं एक साइड से लिखूंगा बेटा एनिमल और दूसरे साइड से लिखूंगा उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है। मैं यहां से लिखूंगा बेटा एनिमल, आपके टेक्स्ट ने लिखा है बेटा, और दूसरे साइड से मैं लिखूंगा उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक। अब हम आएंगे टेक्सोनॉमी जो पढ़ी आप लोगों ने उसको हम आएंगे पहले से ही। मैं लिखूंगा पहले पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ठीक है ना बेटा। और लिखूंगा बेटा, इकाइनोडर्मेटा, इनको आता है जनरल बॉडी सरफेस, ठीक। इन तीन को आता है कौन? जनरल बॉडी सरफेस। अब लिखूंगा दूसरी एग्जांपल प्लैटिहेल्मिन्थीज, जो बेटा ये होते हैं
इनको होते हैं कुछ खास सेल्स जिनको हम बोलते हैं फ्लैम सेल्स। ये क्वेश्चन आता है, फ्लैम सेल्स वही इनको वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करने में मदद करता है, यानी उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लैम सेल्स। इनको कभी कभार हम बोलते हैं सॉलिनोसाइट्स। सॉलिनोसाइट्स क्लियर है ना बेटा? ओके। इसके बाद है निमैटहेलमिन्थीज। निमैटहेलमिन्थीज उनमें आता है बेटा, निमैटहेलमिन्थीज जो होते हैं उनमें आता है बेटा, उनमें आते हैं रिनेट सेल्स। रिनेट सेल्स, ठीक। ओके बच्चों, इसके बाद मैं लिखूंगा एनालिडा। एनालिडा, एनालिडा में होता है, आपने पढ़ा होगा नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया याद रखना बच्चों, भूलना नहीं, नेफ्रीडिया, ठीक है ना बच्चों? एनालिडा में होता है बेटा कौन? नेफ्रीडिया, याद रखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? आर्थ्रोपोड्स। मैं लिखूंगा वो यहां, देखो बच्चों, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना बच्चों? आर्थ्रोपोड्स में खास कर ये सबसे बड़ा फाइलम है बेटा। इसमें लिखूंगा पहले इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में मैंने पढ़ाया आप लोगों को मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इसमें बनता भी है और यही एक्सक्रीट भी करता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ओके बच्चों, इसके बाद लिखूंगा दूसरे एग्जाम्पल क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस भी होते हैं आर्थ्रोपोड से। उनमें होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है ना बच्चों? ये मदद करते हैं इन एक्सक्रीटरी, दे एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नंबर 3 है बेटा स्पाइडर्स, जरिल वगैरह। स्पाइडर्स, इनमें आते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स, ठीक है ना बच्चों? ओके बच्चों, और अगर हम देखेंगे इंसेक्ट्स में आएंगे मिलीपीड भी, सेंटीपीड भी। क्लियर बच्चा? इसके बाद हमारे पास आते हैं मोलस्क्स में होता है ऑर्गन ऑफ बोजानस। ये मोलस्क्स में होता है एक ऑर्गन जो एक्ट करता है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसके बाद आते हैं हेमिकॉर्डिड्स, क्योंकि मैंने इकाइनोडर्मेटा पहले लिखा है। हेमिकॉर्डिड्स में आता है प्रोबोसिस ग्लैंड। इसके बाद आते हैं कॉर्डेट्स, उनमें आते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स, यानी हम लोग, हमें आते हैं बेटा किडनीज। क्या आते हैं बेटा हमारे? ये इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रेट्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं किडनीज। क्लियर? ओके बच्चों, आर्थ्रोपोड्स में भी देखा आप लोगों ने, मोलस्कस में भी देखा आप लोगों ने, हेमिकॉर्डिड्स में भी देखा है, और कॉर्डिड्स में कौन होते हैं बेटा? किडनीज। वो हम सीधे पहुंच गए कहां पे बेटा? दैट इज किडनी। वो टुडे वी विल डिस्कस द ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज किडनीज। तो बेटा हमें टॉपिक का नाम अब पड़ेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। टॉपिक का नाम आएगा ह्यूमन, देखो बच्चों आप भी लिखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों मैं यहां एक डायग्राम बनाऊंगा,
ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। ये जो होता है बेटा, ये किडनीज होते हैं। ये जो होता है इसको हम यूरिटर कहते हैं। ये जो होता है इसको यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। और ये जो होता है इसको यूरिथ्रा कहते हैं। वो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो होता है पेयर ऑफ किडनीज, दो होते हैं ना। दूसरा है बेटा पेयर ऑफ यूरिटर्स, और तीसरा होता है ए यूरिनरी ब्लेडर, और चौथा होता है यूरिथ्रा। वो सबसे पहले हम डिस्कस किसको करेंगे बेटा? किडनीज को। वो हमारा टॉपिक रहेगा किडनीज। ठीक, देखो बच्चों, क्या अभी मैंने दिखाया किडनी एक है कि दो? दो होते हैं। वो लिखूंगा पहला पॉइंट, पियर्ड, टेक्स्ट ने लिखा है दो होते हैं। और इनका कलर जो होता है ये रेड और ब्राउन के होते हैं, रेडिश ब्राउन होता है। किस शेप के होते हैं? बीन शेप्ड होते हैं, रजमा फली सी बीन शेप्ड। इनका वजन कितना होता है? 120 to 170 ग्राम्स। ठीक, और ये कहां पे होता है? ये यहां पे होता है बेटा, यहां पे, और ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। लेकिन बच्चों हमें एक कवरिंग होती है विसरल ऑर्गन्स की, उसको हम बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, यानी हमें एक कवर होता है। यानी वी कैन से दैट वी आर हैविंग हियर a membrane that covers our visceral organs, मगर किडनी उसके बाहर आती है। किडनी ऐसे होते हैं, यहां से कवर हो जाता है, यहां से नहीं। किडनी ऐसे होती है, यहां से कवर हो जाता है, यहां से नहीं। ऐसे ऐसे को हम बोलते हैं, हम बोलेंगे इसको रेट्रोपेरिटोनियल। क्या बोलते हैं? वो हमारी जो किडनीज होते हैं दे आर रेट्रो, ये याद रखना बच्चों, रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। ह्यूमन किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल। इनका साइज जो होता है, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर होता है, ऐसे ये 7 सेंटीमीटर होता है, और इनकी थिकनेस यानी मोचर वो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर्स। ये हमारी किडनीज का साइज बनता है। ठीक है ना बच्चों? ओके, अगर हम देखेंगे जो हमारे किडनीज होते हैं ना बेटा, मैं यहां किडनी बनाऊंगा लाइक दिस इज योर किडनी। इनको भी यहां होता है, इस साइड से एक पोर होता है ज़दाकासन, जिसको हम हिलस कहते हैं, हिलस या हिलम कहते हैं। ठीक, बाहर से किडनी जो होती है इट इज कवर्ड बाय अ टफ कैप्सूल, वाइट फाइबरस टफ्ट कैप्सूल। दपन नेबर किन आसान खतरनाक कवरिंग, इसको हम बोलते हैं फिब्रस, वाइट फिब्रस कैप्सूल। ठीक, ये टफ होता है, बहुत सख्त होता है बेटा। ठीक, अगर हम देखेंगे ये जो हिलस है, हिलस के थ्रू एक आर्टरी चली जाती है, उसको हम बोलते हैं रिनल आर्टरी। याद रखना बच्चों, रिनल आर्टरी, यानी अस्मची यपर खून आचन, यपर ये खून नेरन वापस इतक, ऐसे एरो दिखाऊंगा, इसको हम बोलते हैं रिनल वेन। ठीक, किडनी में यूरिन बनता है बेटा, और वो यूरिन यहां से आता है ऐसे, और इसको हम बोलते हैं यूरिटर। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरिटर। वो थ्रू हिलस, रिनल आर्टरी, रिनल वेन, यूरिटर वगैरह एंटर भी हो जाता है, लीव भी हो जाता है, और कुछ नर्व्स भी चले जाते हैं इसमें।
और कुछ इसमें क्या चला जाता है बेटा, कुछ नर्वस भी चले जाते हैं। ठीक, अगर हम देखेंगे इस किडनी को हम डिवाइड करते हैं इंटरनली इनटू टू पार्ट्स। बच्चों ये समझने की जरूरत है, दिस किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऐसे में लिखूंगा, आउटर वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला। वो इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। याद रखना बच्चों, जो कॉर्टेक्स होता है ना, इसमें एक फ्लूइड होता है, मगर उसका जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब है उसमें सॉल्ट्स वगैरह, वो तकरीबन बराबर होता है एज दैट ऑफ द आवर ब्लड प्लाज्मा। द ऑस्मोलैरिटी ऑफ कॉर्टेक्स, टेक्स्ट ने लिखा है ऑस्मोलैरिटी, याद रखना बच्चों, ऑस्मोलैरिटी याद रखना, ऑफ कॉर्टेक्स इज 400 to 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। 400 to 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये ऑस्मोलैरिटी किसकी बनती है? कॉर्टेक्स की। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यानी जैसे हमारे ब्लड में होती है ऑस्मोलैरिटी, वैसे यहां भी होती है। अब सुनो मेरी बात, अब समझने के लायक है बेटा। ये जो हमारी किडनी होती है, मैं बनाऊंगा यहां किडनी ऐसे, ये क्या है अभी मैंने बोला, दिस इज कॉल्ड हिलस। यहां इस मेडुला में इसको होते हैं ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर्स, पिरामिडल स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें लाइक दिस। इनको हम बोलते हैं रिनल पायरामिड्स। रिनल पायरामिड्स किस में होते हैं? ये मेडुला में होता है रिनल पिरामिड्स। इनका नंबर होता है 8 to 12। इनके बीच में फ्लूइड होता है कॉर्टेक्स का, मगर ये ऐसे में बनाऊंगा, ये ऐसे बंद होते हैं लाइक दिस। इनके बीच में होता है फ्लूइड, मगर ये फ्लूइड किसका होता है? यानी ये कॉर्टेक्स का पोर्शन होता है, कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टेक्स। और इनके बीच में जो एक गैप बनती है, इसको हम बोलते हैं रिनल कॉलम्स ऑफ बटनी। रिनल कॉलम्स ऑफ बटनी, रिनल कॉलम्स ऑफ बटनी। याद रखना बच्चों, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? रिनल कॉलम्स ऑफ बटनी। क्लियर बच्चे? देखो बच्चों, अगर इस पिरामिड को हम देखेंगे, एक को मैं बाहर निकालूंगा लाइक दिस, इसके एक टिप वाले पोर्शन को हम बोलते हैं पैपिला। क्या बोलते हैं बच्चों? पैपिला। ये ओपन हो जाता है एक स्मॉल गैप में, मैं यहां बनाऊंगा वो स्मॉल गैप। उस गैप को हम बोलते हैं माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स, ये मगर बहुत होंगे, जितने ये होंगे उतने ये भी होंगे, यानी ये 8 to 12 है, माइनर कैलेक्स वो भी होंगे। तो प्लूरल फॉर्म को हम बोलते हैं माइनर कैलाइसिस। यहां मैं लिख सकता हूं कैलाइसिस। कितने होंगे? 8 to 12। शाबाश। ये फिर 2-2, 3-3 मिलते हैं आपस में, यानी ये पिरामिड है, दूसरा पिरामिड यहां से है, तीसरा पिरामिड यहां से है, इनके ये माइनर कैलाइसिस मिलते हैं और एक बड़े पोर्शन में ओपन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स क्या बोलते हैं बच्चों? मेजर कैलेक्स। वो यहां से आप आएंगे, पहले माइनर कैलेक्स, फिर आया मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स होते हैं बेटा, कैलाइसिस होते हैं 3 to 4 इन नंबर। फिर वो 3 या 4 जो बनते हैं वो ओपन हो जाते हैं इस वाले पोर्शन में, किडनी के इस वाले पोर्शन में ओपन हो जाते हैं। ये इसको कहलाता है रिनल पेल्विस। क्या बोलते हैं बेटा? रिनल पेल्विस। शाबाश। गो पैपिला ओपन इनटू माइनर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस ओपन इनटू मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स ओपन इनटू रिनल पेल्विस। रिनल पेल्विस बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ यूरेटर, जो मैंने पहले ही बोला है। वो व्हाट इज दिस नाउ? यूरेटर।
चलो बच्चों खुद दिमाग से काम ले लो। यूरेटर विल ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर विल ओपन इनटू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा विल ओपन इनटू एनवायरनमेंट। वो पेशाब जो हमें किडनी में बनेगा वो एनवायरनमेंट में आएगा। क्लियर? वो पहले हमें होता है माइनर कैलेक्स, फिर होता है मेजर कैलेक्स, फिर होता है रिनल पेरिस, फिर होता है यूरिटर, फिर होता है यूरिनरी ब्लैडर, फिर होता है यूरिथ्रा, फिर होता है एनवायरनमेंट। क्लियर? Well, we can say that what are these called here as renal columns of Botany. पूरा समझना। जो ये पैरामिड होता है ना, पैरामिड, इसमें होते हैं नेफ्रॉन्स। क्या होता है? नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। Nephrons are the functional units of kidney. But these pyramids contain nephrons, which are the functional units of kidney. Now, our lecture किसके बारे में होगा? What is a nephron? वो यहां मैं लिखूंगा बेटा nephron. यहां लिखूंगा बेटा नेफ्रॉन, जिसका दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन, या जिसको हम बेटा बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग? पहला पॉइंट, नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। कौन? नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। क्लियर? एक किडनी जो होती है, एक किडनी में होते हैं अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। अल्लाह, कितने? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हो गया? तो बच्चों, अब मैं नेफ्रॉन के बारे में इसका स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करूंगा और उसको समझने की जरूरत है। जो नेफ्रॉन होता है, इसको हम डिवाइड करेंगे। मैं यहां लिखूंगा नेफ्रॉन, पूरा समझना बच्चों। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, 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 और दूसरे को हम बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल या रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस प्लस रेनल ट्यूब्यूल्स इज इक्वल टू नेफ्रॉन। बच्चों, मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा। किसकी? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज ग्लोमेरुलस, अनदर इज रेनल ट्यूब्यूल। ठीक? मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको खुद समझ आएगा। पहले मैं रेनल ट्यूब्यूल की बात करूंगा। इसको होता है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस। दिस इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर हियर। ठीक? इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। यहां से आता है एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी जो ब्लड को लाता है किसमें? बोमेन्स कैप्सूल में। इसका नाम आता है एफरेंट, एफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल याद रखना बच्चों। और यहां ये बनाता है बंच ऑफ कैपिलरीज लाइक दिस। इस बंच ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल इन बोमेन्स कैप्सूल is called glomerulus. फिर ये वापस निकलता है, ऐसे ब्लड निकलता है वापस, फिल्ट्रेशन यहां हो जाती है, यानी खून साफ गसन।
इसको हम नाम देते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। वो पहला है एफरेंट, दूसरा है इफरेंट। देखो बच्चों, फिर ये जो यहां हो जाता है, ये थोड़ा कन्वोलेटेड बन जाता है। मैं अब एक ही लाइन में समझाऊंगा, लाइक दिस। ये यहां ऐसे हो जाता है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ठीक। फिर ये यहां थोड़ा स्ट्रेट हो गया, ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे बनाता है बेटा, और यहां थोड़ा और एक एक बार ऐसे हो जाता है और फिर स्ट्रेट हो जाता है, ये नेफ्रॉन बन जाता है। इस वाले यहां से यहां तक बोलते हैं पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहां से लेके यहां तक बोलते हैं हेनलीज लूप, हेनलीज लूप। क्या बोलते हैं बच्चों? हेनलीज लूप। और जो ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक। और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, जो ये नीचे चला जाता है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। मगर ये नेफ्रॉन का ही, खाली एक नेफ्रॉन का नहीं होता है, यहां से दूसरे नेफ्रॉन का आता है पीसीटी, सॉरी डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड, वो भी मिल सकता है यहां से आता है, और एक नेफ्रॉन का वो भी मिल सकता है यहाँ, और फिर लास्ट में ये मिलके बनाते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। वी कैन से दैट डीसीटी तक होता है नेफ्रॉन का अपना पोर्शन, फिर बहुत सारे डीसीटीज मिल जाते हैं, ये दूसरे नेफ्रॉन का, तीसरे नेफ्रॉन का, और बनाता है कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? ओके बच्चों, ये क्या था यहाँ? इफरेंट आर्ट्रियोल। बच्चों, ये इफरेंट आर्ट्रियोल ऐसे वापस आता है, वापस, समझो मेरी बात, और इसके इर्द गिर्द ऐसे बनाता है एक नेटवर्क, यहां से और यहां से भी बनाता है ऐसे कुछ नेटवर्क, और फिर ऐसे 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 और वापस चला जाता है। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल नेटवर्क बनाता है और यहां से, ये क्या है? व्हाट इज दिस? बोमेन्स कैप्सूल। व्हाट इज दिस? पीसीटी। व्हाट इज दिस? लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप। व्हाट इज दिस? डीसीटी। इनको हम मिलके बोलते हैं रिनल ट्यूब्यूल्स। वो रिनल ट्यूब्यूल में आएगा बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हेनलीज लूप एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके इर्द गिर्द इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है एक पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या बनाता बच्चों? एक कैपिलरी नेटवर्क। उसमें से एक माइन्यूट आर्टरी यहां हो जाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, यानी व्हाट इज दिस? It is a capillary network, peritubular capillary network formed by efferent arteriole over what? Over renal tubules. Renal tubule में आएगा Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, Henle's loop, this distal convoluted tubule. यानी खासकर इनके इर्द गिर्द बनाता है ये क्या? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। वो इस नेटवर्क का नाम आएगा ये याद रखना बच्चों, ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्लियर? ओके बच्चों, एक इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में एक माइन्यूट आर्टरी फिर यहां चली जाती है ऐसे पैरेलल, यानी यहां से आई ना, फिर यहां चली जाती है ऐसे, फिर वापस आती है, फिर ऐसे चली जाती है और ऐसे वापस, और यहां एक नेटवर्क बनता है किसमें? हेनलीज लूप में। उसको हम कहते हैं बेटा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं बच्चों? वासा रेक्टा। वो इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में एक माइन्यूट कैपिलरी चली जाती है इन द हेनलीज लूप, और एक नेटवर्क बनाता है जिसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आएगा ना बेटा फिल्ट्रेट। मैंने बोला यहां फिल्ट्रेशन हो जाती है, जो फिल्ट्रेट बन जाता है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन यहां से इसमें क्या जाता है? ब्लड जब यहाँ ये अपोजिट जाता है, यानी यपोर खैसी फिल्ट्रेट, यपोर वैसे ब्लड, यपोर खैसी ब्लड, यपोर चले फिल्ट्रेट, यानी यहाँ ये अपोजिट में चला जाता है।
यहां से आएगा फिल्ट्रेट, यहां से आएगा ब्लड, यहां से आएगा फिल्ट्रेट, यहां से आएगा ब्लड। ये अपोजिट डायरेक्शन जो बनता है इसी यहां बनता है, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं बेटा, ये मैं आगे भी समझाऊंगा, आपको खाली यहां नाम याद रखने की जरूरत है। इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे इन पार्ट्स की, यानी जो नेफ्रॉन होता है का, एक लाइन मारूंगा यहां, देखो समझने की कोशिश करना। एक लाइन मारूंगा ऐसे, समझो 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 बेटा, समझो समझो, और ऐसे मारूंगा। जो मैंने लाइन मारी है ना, ऊपर वाले पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो लाइन के नीचे आया है उसको हम मेडुला कहते हैं। मेडुला मतलब जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल और जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है दैट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। इसके साथ साथ पीसीटी भी कॉर्टेक्स में ही होता है। हेनलीज लूप और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है, सॉरी, हेनलीज लूप और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन मेडुला, दैट इज प्रेजेंट इन मेडुला। बट दीज पार्ट्स, रिमेंबर दिस थिंग, बोमेन्स कैप्सूल प्लस यानी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल को मिलके हम बोलते हैं मालपिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं? मालपिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं? मालपिजियन बॉडी। मालपिजियन बॉडी, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule is present in cortex, rest part of the nephron is present in medulla। ये याद रखना बच्चों। अब हम एक एक पोर्शन की बात करेंगे। देखो बच्चों, मैं समझाऊंगा। मैं पहले बात करूंगा बेटा बोमेन्स कैप्सूल की। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल बच्चों, बोमेन्स कैप्सूल होता है ऐसे, बनाया था मैंने लाइक दिस। क्या बच्चों लग रहा है? कप शेप्ड है, डबल वॉल्ड है। को पहला पॉइंट लिखेंगे कप शेप्ड, दूसरा पॉइंट लिखेंगे डबल वॉल्ड, एक वाल अंदर से एक वाल बाहर से, गो डबल लेयर्ड, डबल वॉल्ड। ठीक, जो इनर वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इनर वॉल को हम बोलते हैं, इनर वॉल इज कॉल्ड एज, यानी इट इज इनर वॉल एंड दिस इज आउटर। दिस, इसको मैं लिखूंगा इनर और इसको मैं लिखूंगा बच्चों आउटर, इनर एंड आउटर। ओके, जो ये इनर होता है ना, इसके पास सेल्स होते हैं, ये सेल्स का बना है, स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। इसको हम इनर वॉल को हम विसरल लेयर भी कहते हैं, आउटर को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। यानी मैं ऐसे भी लिखूंगा विसरल लेयर, विसरल लेयर। ठीक, और इसको हम बोलेंगे हम पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर। ठीक, विसरल लेयर, और दूसरे को हम बोलेंगे बेटा पैराइटल लेयर। क्लियर? ओके, जो ये विसरल लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये विसरल लेयर, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। क्या बोलेंगे? पोडोसाइट्स। जो ये आउटर वाली लेयर है ना, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस सेल्स, सिंपल स्क्वामस सेल्स। ठीक, पहले मैं बोलूंगा पोडोसाइट्स क्या होते हैं। जो ये सेल्स होते हैं ना, इनकी शेप अगर हम देखेंगे ऐसे होते हैं, इनकी शेप। पोडा मीन्स फीड, ये जो बासन खोर हो गो, ये जो यहाँ सेल्स होंगे वो उनका नाम क्या आता है? पोडोसाइट्स। वो लग रहे हैं, दे आर व्हाट? दे आर फीड लाइक।
और जो बाहर वाले सेल्स होते हैं वो थोड़ा फ्लैट होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, और उनको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वामस सेल्स। एक ही लेयर होती है तो इसीलिए बोलेंगे सिंपल स्क्वामस सेल्स। बीच में आती है स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूलर स्पेस। कैप्सूलर स्पेस, this is about Bowman's capsule. Now the second part of nephron, जिसको हम बोलते हैं हेनलीज लूप, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी। कन्वोल्यूटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऐसे होता है। ये वाला जो पार्ट है नेफ्रॉन का, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम, यानी सेल्स होते हैं क्यूबाइडल सेल्स। क्यूबाइडल एपिथेलियम क्यूब शेप्ड सेल्स का बना है बेटा ये, यानी ये वाला ऐसे होगा ना बेटा, सेल्स होंगे क्यूब शेप्ड, क्यूबाइडल। और उन सेल्स में होता है बेटा मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जहां ज्यादा होंगे वहां एनर्जी भी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस, क्लियर। दिस इज अबाउट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तीसरा पार्ट है हेनलीज लूप, ठीक है ना बच्चों। हेनलीज लूप ऐसे होता है, यू शेप्ड, हेयर पिन लाइक, यू शेप्ड होता है। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक। और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, ठीक। ओके बच्चों, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज असेंडिंग लिम्ब। जो बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब है ना, वाटर इससे बाहर भी निकल सकता है, गो इट इज परमेबल फॉर वाटर, दिस इज परमेबल फॉर वाटर। यहां से वाटर नहीं आ सकता, यहां से साल्ट्स निकल सकते हैं, गो असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल फॉर साल्ट्स, क्लियर। परमेबल फॉर वाटर, परमेबल फॉर साल्ट्स। फिर है बेटा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना बच्चों, वो भी ऐसे होता है। ये भी बना है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लेकिन उतने नहीं होते जितने पीसीटी में होता है, ठीक है ना बच्चों। और लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बट दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। व्हाट दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। उसमें होता है कॉलुमनर एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, यानी वो वाला पार्ट बनता है किन सेल्स का, कॉलुमनर सेल्स का बेटा, कॉलुमनर एपिथेलियम, क्लियर। ओके जिगर, दिस इज ऑल अबाउट द, वी कैन से दैट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इंशाल्लाह the rest we will discuss in another lecture, that is inshallah tomorrow. Allah Hafiz.